वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एयर के बारे में। एयर मतलब समझते हो ना यार, जिसे तुम रोज सांस लेते हो। और मज़े की बात तो ये है कि ये एयर में सिर्फ O2 नहीं है, इसमें CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है और बहुत किस्म किस्म के एयर हैं। भाई जिस हवा को तुम सांस लेते हो ना, उस हवा में ऑक्सीजन के साथ ना जाने कौन कौन सा हवा तुम्हारे नाक के अंदर चला जाता है और उसी से तुम्हारा तबीयत भी खराब हो जाता है। इसलिए यार एयर को पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला एयर ही पढ़ेंगे। हवा कहाँ रहता है? एटमॉस्फेयर में। तो चलो पढ़ेंगे कि कौन सा हवा कितना ज़्यादा है, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि ऑक्सीजन कितना ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़्यादा है। तो तुम्हें मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 78% है, बताओ भाई। और ऑक्सीजन 21% है। वाह। और कार्बन डाइऑक्साइड का बात सुनोगे ना भाई तो तुम हक्का बक्का रह जाओगी, क्योंकि 99% तो यार सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिला के हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, आर्गन, नियोन, ये सब सारा गैस मिला के 1% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। बताओ भाई इतना कम है। और आर्गन, वाटर वेपर, नियोन ये सबको अगर जानना है ना तो नेट में सर्च करो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो भाई एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है ना, तो नाइट्रोजन से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन से हमें पूरा लेना देना है। तो ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, बहुत कम है। तो सब लोग क्यों चिल्लाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, पेड़ को मत काटो, ऐसा क्यों चिल्लाते हैं? मान लो अगर कार्बन डाइऑक्साइड 1% बढ़ जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास 21% है ही भाई। इस सवाल का जवाब मैं अभी देता हूँ, बस कुछ समय रुको। देखो यार, कोई भी चीज़ कंपोजिशन में ठीक होता है। जैसे कि खाना से हमेशा सब्जी कम लिया जाता है। ऐसा नहीं कि सब्जी एक कटोरी ले लो और खाना थोड़ा सा ले लो, ऐसा नहीं होता है। उसे बताने से पहले मैं अर्थ और वेनस का डिफरेंस बता देता हूँ कि अर्थ में लाइफ पॉसिबल क्यों है और वेनस में क्यों नहीं है। देखो यार, अर्थ में इसलिए ज़िंदगी जीना पॉसिबल है क्योंकि सब चीज़ एकदम एक्यूरेट अमाउंट में है, ऐसे अमाउंट में है जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को कोई तकलीफ नहीं होगा। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। लेकिन यार वेनस में क्या है, 95 से 97% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। अब बताओ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस मतलब मैं बता देता हूँ। देखो भाई, वैसा गैस जो हीट को एब्जॉर्व करता है उसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बहुत से गैस हैं, लेकिन अभी कार्बन डाइऑक्साइड का ही बात करते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैस है, ये हीट को अपने अंदर एब्जॉर्व करता है। तो वेनस में इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्व होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा। हाँ, इसीलिए लाइफ पॉसिबल नहीं है। साथ में इसमें ऑक्सीजन सभी नहीं है भाई। तो बात करते हैं हमारे अर्थ का। देखो भाई, इसमें ज़रूरत भर का ग्रीन हाउस गैस है, मतलब जितना टेम्परेचर का हमें ज़रूरत होता है वो इतना कार्बन डाइऑक्साइड भी काफ़ी आ जाता है। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो समझ सकते हो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगा तो हमारा अर्थ में टेम्परेचर बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी। इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ता है तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है। तो इसी सिचुएशन को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा भाई, तो तुम्हें मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया। तो चलो अब एटमॉस्फेयर का थोड़ा फ़ायदा देख लिया जाए कि एटमॉस्फेयर से हमें क्या क्या फ़ायदा है। बता नहीं सकता भाई, इतना ज़्यादा फ़ायदा है, तुम सोच के बेहोश हो जाओगे। एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। मतलब एटमॉस्फेयर के कारण हमारा अर्थ में एवरेज टेम्परेचर बना हुआ रहता है। जैसे कि मान लो ये अर्थ है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो ये एटमॉस्फेयर उतना ही टेम्परेचर ऑब्जर्व करता है जितना हमारे लिए ज़रूरत है। और अभी मैं और कुछ फैक्टर बताऊंगा जिससे कि तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये एवरेज टेम्परेचर बनाए रखता है। तो चलो सेकेंड और थर्ड पॉइंट जल्दी से जान लेते हैं, है ना। तो चलो देखो सेकेंड और थर्ड पॉइंट क्या है। देखो भाई, मान लो ये सूरज है और सूरज अपना रोशनी फेंक रहा है। ये अर्थ है और इसके चारों ओर
एटमॉस्फेयर है। तो सूरज का रोशनी हमारे धरती में आता तो तुरंत टेम्परेचर बढ़ जाता। इसलिए एटमॉस्फेयर है जो कि टेम्परेचर को रोक देता है कि रुक जाओ, और साथ में टेम्परेचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी करने लगता है, मतलब टेम्परेचर सोखने लगता है, जिससे कि अचानक टेम्परेचर नहीं बढ़ता। भाई अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहता ना तो पता चलता सुबह हुआ और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया, और रात हुआ तो -170 डिग्री टेम्परेचर घट गया। अब बताओ भाई, ऐसा में नहीं ना होता। तो इसीलिए कहा गया है कि ये एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को बनाए रहता है। जब दिन होता है मतलब सनराइज होता है तो टेम्परेचर अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और हमारे अर्थ में अचानक टेम्परेचर बढ़ने से रोकता है। और जब धीरे धीरे शाम होता है ना भाई, तो उस समय जो हीट एब्जॉर्ब किया था उसे धीरे धीरे एस्केप करता है ताकि एवरेज टेम्परेचर बने रहे। भाई ध्यान से सोचो तो ये बिल्कुल कंबल की तरह काम करता है। देखो यार, मान लो ये एटमॉस्फेयर कंबल है और ये धरती हम हैं। तो जब हम लोग कंबल ओढ़ते हैं तो ये कंबल हमारे अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देता है, मतलब एक रोक का काम करता है कि तुम कहाँ बाहर जा रहे हो हीट, चलो तुम अंदर ही रहो, ऐसा कह के कंबल हीट को बाहर जाने नहीं देता है, जिसके कारण हमारे धरती में एवरेज टेम्परेचर बना रहता है, मतलब हमें ठंडा नहीं लगता है। भाई आई होप तुम मज़े से समझ गए होगे। भाई लास्ट चीज़ जो कि तुम पहले से ही पढ़ते आ रहे हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है ना वो सन के अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, मतलब जो हार्मफुल रेज होता है उसे रिफ्लेक्ट कर देता है और जो हार्मलेस रेज रहता है उसे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आने देता है। भाई बताओ, ओजोन में इतना गुण है कि जितना हार्मफुल है उसको बाहर फेंको और जितना हार्मलेस है उसको अंदर ले आओ। कितना बढ़िया काम करता है। तो देखो यार, हमारे लिए ये एटमॉस्फेयर कितना इम्पोर्टेंट है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तब तो हम भी नहीं होते, क्योंकि दिन में साला 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता टेम्परेचर और रात में 170 डिग्री तक नीचे भी चल जाता, तो फिर कैसे जिंदा रहते। तो चलो यार, इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, है ना, कि हवा कैसे चलती है। इसके बारे में अभी जानेंगे, इसका कारण भी जानेंगे कि हवा कैसे चलती है, किस दिशा में चलती है, हवा के कारण क्या क्या होता है। मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज नाउन एज विंड। तो हवा इसी को कहते हैं। नहीं समझे? अरे भाई क्या दिक्कत है, मैं हूँ ना तुम्हारा प्रैक्टिकल भैया, अभी समझा देता हूँ, प्रैक्टिकली समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं होगा। इधर उधर का क्या एग्जाम्पल लेना, चलो आसपास का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि तुम मज़े से समझ पाओ, है ना। तो आसपास तुम क्या देखते हो? पानी तो देखते होगे, मतलब नदी समुंदर ये सब तो देखते होगे, और ज़मीन तो देखते ही होगे। तो चलो मैं बता देता हूँ समुंदर और लैंड का एग्जांपल लेके। देखो यार, जब सूरज उगता है तो धूप लैंड पर भी पड़ती है और धूप समुद्र पर भी पड़ती है। तो समुद्र के ऊपर का हवा जल्दी गर्म नहीं हो पाता है एज़ कम्पेयर टू लैंड के ऊपर का हवा, मतलब लैंड के ऊपर का हवा जल्दी गर्म हो जाता है और समुद्र के ऊपर का हवा जल्दी गर्म नहीं होता है। तो जो हवा जल्दी गर्म हो जाता है ना भाई, वो सीधा ऊपर चला जाता है और वहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है, और वाटर के ऊपर का हवा ठंडा रहता है तो वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। तो लैंड के ऊपर का हवा तो ऊपर चला गया है, वहाँ पर खाली हो गया है, तो समुद्र के ऊपर का हवा कहता है कि चलो वहाँ पर खाली है, वहाँ पर भागते हैं। तो ऐसे ही हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर हवा बहता है। हवा का डायरेक्शन यही होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। यही चीज को यदि तुम रात में देखोगे तो लैंड के ऊपर का हवा जल्दी गर्म हो जाता है ना, तो जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो लैंड के ऊपर का हवा ठंडा भी हो जाता है जल्दी, लेकिन समुद्र का ऊपर का हवा देर से गर्म होता है, इसलिए देर से ठंडा भी होता है। तो लैंड के ऊपर हाई प्रेशर एरिया बन गया क्योंकि यहाँ पर जल्दी ठंडा हो गया, और समुद्र के ऊपर लो प्रेशर एरिया बन गया क्योंकि वहाँ पर गर्म हवा है, वहाँ का हवा ऊपर चला गया। तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहता है। तो अभी हवा का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, मतलब हवा लैंड से होकर समुद्र की ओर बढ़ेगा। तो वैसा हवा जो लैंड से समुद्र की ओर बढ़ता है उसे लैंड ब्रिज कहते हैं, और वैसा हवा जो समुद्र से लैंड की ओर बढ़ता है उसे सी ब्रिज कहते हैं। समझ गए? तो हवा इसी तरीके से बहता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया से ही बहता है। इसके और कुछ कारण होते हैं, लेकिन यही मेन कारण होते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि भैया जब हवा गर्म होता है तो वो हवा ऊपर जाता है, तो ऊपर जाके फिर क्या करता है, वो कहाँ जाता है? भाई ये सवाल का जवाब मैं अभी देता हूँ। देखो यार, हवा ऊपर जाता है और उसके जगह में बगल से हाई प्रेशर एरिया का हवा आके ढक देता है। तो जो हवा ऊपर जाता है ना,
कभी कभी वो हवा में मॉइस्चर होता है, मतलब पानी का अंश होता है। मॉइस्चर मतलब जानते हो ना भाई, वाटर वेपर जब हवा में मिलता है ना तो उसे मॉइस्चर कहते हैं। तो वो मॉइस्चर ऊपर जाके बादल बन जाता है, मतलब कंडेंस हो जाता है, वो बादल बन जाता है। अब बादल बन जाता है, उसी से वर्षा होती है। इसको वाटर साइकिल कहते हैं। चलो थोड़ा वाटर साइकिल के बारे में ही बता ही देता हूँ। देखो यार, सबसे पहले ज़मीन पर या फिर समुद्र के ऊपर या फिर किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर धूप पड़ती है। तो धूप पड़ती है तो वाटर गेट हीटेड एंड स्टार्ट इवापोरेटिंग, मतलब वो पानी हवा बनना शुरू होता है और हवा बन के ऊपर जाना शुरू होता है। ऊपर जाके फिर कंडेंस होता है और कंडेंस होता है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन के रूप में बारिश होती है। बारिश भी हो सकती है, ओले भी गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकती है। तो 3 प्रोसेस मेन इवॉल्व होता है। पहला इवापोरेशन, दूसरा कंडेंसेशन एंड तीसरा प्रेसिपिटेशन। भाई बारिश में मज़े किए हो या नहीं, कमेंट करके बताना। बरसात के दिन में पानी में भीगने में जो मज़ा है ना, वो कभी नहीं मिलेगा। तो चलो यार, आज के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है भाई। मैं तो सोचता था 8 मिनट पढ़ाऊँगा, लेकिन ये तो 11-12 मिनट हो जा रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अरे यार, मेरे पढ़ाई में क्या दिक्कत होगा, है ना? तो चलो आज के लिए बस इतना ही तक रखो। सोचे तो थे सोयल भी कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आज तो ईयर तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो चलो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में।